नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, हमारे माध्यम से ये जो सीरीज चल रही है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हमारा यह लक्ष्य है कि देश का हर नागरिक अपने अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों के प्रति सजग हो सके और जीवन में अपने उन सभी अधिकारों को प्राप्त कर सके जो उसके जीवन में सफल होने के लिए बहुत ही अहम है। दोस्तों, आज दोस्तों हम बात करेंगे अध्याय 4 की, यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 4 की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें बात की गई है प्रक्रिया। इसमें दोस्तों धारा 17 कहती है शिकायतों की जांच, यानी कि जो शिकायतें आती हैं माननीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष, तो उसकी शिकायतों की जांच के संबंध में धारा 17 हमें बताती है आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय, उपधारा 1 कहती है केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा। तो नहीं दोस्तों, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी भी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, तो उसमें जानकारी मांगने का अधिकार माननीय आयोग को दिया गया है दोस्तों। परंतु बिंदु ये कहता है यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा। यानी कि दोस्तों, माननीय आयोग को इतनी भी शक्ति है कि यदि उसको रिपोर्ट नहीं भी दी जाती है तो वो स्वयं भी अपने संज्ञान से जांच प्रारंभ कर सकता है। और दोस्तों, बिंदु बी कहता है यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है, तो वह शिकायत के बारे में कार्रवाई नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर सकेगा। यानी कि दोस्तों, किसी भी अगर मामले पर जिसपे जांच अपेक्षित है और उस पर जांच प्रारंभ हो चुकी है किसी विभाग के द्वारा या जो भी सक्षम अधिकारी हैं, तो माननीय आयोग उस पर फिर जांच नहीं करेगा दोस्तों। अब दोस्तों, 2 का खंड 1 में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकेगा। यानी कि दोस्तों, इसके बावजूद भी कि अगर उसकी जांच चल रही है और उसको लगता है कि शिकायत की प्रकृति, यानी कि शिकायत की प्रकृति ऐसी है कि उसमें मानव अधिकारों का गंभीर तौर से उल्लंघन किया जा रहा है, तो इस चीज को यदि वो संज्ञान में रखता है और उसे ऐसा लगता है तो भी जांच प्रारंभ कर सकता है। और दोस्तों, धारा 18 कहती है जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्यवाही आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा। अर्थात बिंदु ए कहता है दोस्तों, जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्पीड़न प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को एक शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो आयोग आवश्यक समझे। यानी कि दोस्तों देखिए, अगर किसी में किसी के कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो माननीय आयोग के पास ये भी शक्ति है कि उसमें यदि उसका नुकसान होता है या उसे कोई भी हानि होती है तो उसकी पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता की भी सिफारिश करने की शक्ति माननीय आयोग के पास है। और दोस्तों, बिंदु 2 कहता है संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्रवाइयां आरंभ करने
या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकेगा जो आयोग ठीक समझे। बिंदु 3 कहता है दोस्तों, ऐसे अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे। बिंदु बी कहता है, उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के लिए जो वह न्यायालय आवश्यक समझे अनुरोध करना। बिंदु सी कहता है दोस्तों, जांच के किसी प्रक्रम पर संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की जो आयोग आवश्यक समझे सिफारिश करना। दोस्तों बिंदु डी कहता है, खंड ई के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना। बिंदु ई कहता है, आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी 1 माह की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे रिपोर्ट पर अपनी टीका टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अंतर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है। और दोस्तों बिंदु एफ कहता है, आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका टिप्पणी सहित यदि कोई हो अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा। तो दोस्तों कहने तात्पर्य यह है दोस्तों, माननीय आयोग को इतनी शक्तियां दी गई हैं कि यदि किसी के भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके संबंध में जांच करने की शक्ति, या यदि उसको कोई नुकसान हुआ है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, उसकी भरपाई करने की शक्ति, और उसके संबंध में रिट के लिए सक्षम जो भी न्यायालय है, उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी वो प्रस्ताव रख सकती है कि इस संबंध में इस पर कार्रवाई की जाए रिट के माध्यम से, क्योंकि इसके अंदर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंदर जो ये धाराएं हैं हमारी, इससे ये ज्ञात होता है कि माननीय आयोग को बहुत अच्छी शक्तियां दी गई हैं ताकि मानव अधिकारों को बचाया जा सके। और दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 19 की, जिसमें बताया गया है सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया। इसकी दोस्तों धारा ये कहती है, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। अर्थात बिंदु ए कहता है, आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। बिंदु बी कहता है दोस्तों, रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। यानी दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे समझने वाली बात है कि रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात, यानी कि जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उसके बाद आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यानी कि अगर उसकी रिपोर्ट दे दी है, जो भी सक्षम अधिकारी हैं या सक्षम जो भी सरकार है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है उन्हें, तो उसके बाद वो कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। यानी कि जो रिपोर्ट आ गई है तो अपनी सिफारिश उसके अंदर उस रिपोर्ट के आधार पर वो कर सकेगा सरकार को। और दोस्तों उपधारा 2 कहती है, केंद्रीय सरकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को 3 मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे सूचित करेगी। अब देखिए दोस्तों इसमें केंद्रीय सरकार भी बाउंड है कि उसके बारे में जो भी अनुज्ञात किया जाएगा आयोग के द्वारा, तो 3 मास के भीतर माननीय आयोग को सूचित करेगी केंद्रीय सरकार भी कि उसमें क्या रिपोर्ट बनी है। अब दोस्तों उपधारा 3 कहती है, आयोग केंद्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। उपधारा 4 कहती है दोस्तों, आयोग उपधारा 3 के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा। अब दोस्तों ये कितनी अच्छी बात है कि जो भी उस पर जो रिपोर्ट तैयार होगी उस रिपोर्ट को माननीय आयोग
अपने द्वारा जो भी अर्जीदार है या उसका जो भी प्रतिनिधि है उसको वो रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएगा। तो देखिए दोस्तों, कितनी पारदर्शिता के साथ माननीय आयोग द्वारा ये कार्य किए जाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति मानवाधिकार का उल्लंघन ना करे, और यदि उल्लंघन हो गया है तो जो अर्जीदार है उसको न्याय मिलने में काफी सहायता प्राप्त हो सके। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 20 की, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। उपधारा एक कहती है दोस्तों, आयोग केंद्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। यानी कि दोस्तों इसमें जो वार्षिक रिपोर्ट है इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि माननीय आयोग जो है केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को भी उपलब्ध कराएगा, बताएगा। और दोस्तों उपधारा 2 कहती है, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित यदि कोई हो, यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। यानी कि दोस्तों देखिए, इसमें जो केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार है, तो आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसे संसद में या दोस्तों साफ तौर पे बोल दिया गया है राज्य विधानमंडल के समक्ष भी रखवाएगी, ताकि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा जीतकर संसद के अंदर विधानसभा मंडल में जो आते हैं, उनको ये पता चल सके कि भाई इस जो मामले आए थे यदि उन्हें रिजेक्ट किया गया तो उसके क्या कारण है, या जो किए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आज हमने जो अध्याय 4 है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अध्याय 4 हमने पूर्ण किया है दोस्तों, जिसमें आयोग की प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है कि यदि प्रक्रिया जो अमान्य आयोग द्वारा की जाएगी उसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं और किस किस प्रकार से वो प्रक्रियाएं की जाएंगी। तो ये सारे जो बिंदुओं में, इन धाराओं में ये सब बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमने आरटीआई के बाद अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की एक सीरीज प्रारंभ की हुई है, और दोस्तों इसमें आप लोगों का काफी स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, इन सब वीडियोस को आप शेयर जरूर करें, ताकि हर व्यक्ति हर सेक्शन को, हर धारा को समझ सके और उसी के अनुसार अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस पर आप कमेंट करें, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि उनका आपको रिप्लाई दूं जल्द से जल्द। उसके साथ साथ दोस्तों बस यही मैं कहना चाहूंगा कि इसको अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ना जाने किसको कब किस समस्या का समाधान हमारी सीरीज के माध्यम से मिल सके। दोस्तों आपने हमारी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।